हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दुर्खिम के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। समाजीकरण के सिद्धांत का मतलब जब बच्चा होता है वो सामाजिक नियमों को किस तरह से सीखता है, किस तरह से वो एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है दुर्खिम का। दुर्खिम जो है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, 1934 में। इस पुस्तक में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक चेतना के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और ये सामूहिक दबाव, जो व्यक्ति का समाजीकरण होता है वो सामूहिक दबाव के कारण होता है। तो इसमें देखिएगा आप, दुर्खिम ने क्या कहा कि कुछ विचार, मूल्य, आदर्श होते हैं जिसको एक व्यक्ति उनका पालन नहीं करता है, बल्कि पूरा समूह उनका पालन करता है। पूरा समूह पालन करने के कारण जो कोई भी, जैसे बच्चा है, वो उस समूह के सदस्यों के संपर्क में आता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है, और उस अंतःक्रिया के करने से वो व्यक्ति, जो बच्चा है, वो धीरे धीरे उन सामाजिक नियमों को सीख जाता है। इस तरह से इस समूह के संपर्क में आकर जो सामूहिक नियमों को जब बच्चा सीखता है, तो इसी को दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के का नाम दिया। सामूहिक दबाव कैसे, जैसे शिक्षा है, ये एक सामूहिक नियम है, सामूहिक नियम है, मूल्य है, और पूरा समूह इसको मानता है भी बच्चा है वो शिक्षा ग्रहण करे। तो बच्चे पर सामूहिक दबाव किसका है? परिवार। बच्चे पर सामूहिक दबाव किसका है? परिवार का हो गया सामूहिक दबाव, उस पर अध्यापकों का सामूहिक दबाव हो गया, उस पर समाज का सामूहिक दबाव हो गया। इन सामूहिक दबाव के कारण उसका समाजीकरण होता है। अब इसमें यदि बच्चा है वो इस नियमों का उल्लंघन करता है, तो वो हंसी का पात्र भी बन जाता है और दंड का पात्र भी बन जाता है, यदि वो इस सामूहिक नियमों के खिलाफ जाता है तो। इसलिए बालक है वो इन नियमों को एक सीमा में रहकर नियमों को सीखता है और उसी के अनुसार अपने व्यवहार में उसको अपनाता है, और उसी के अनुसार बच्चा है वो व्यवहार करता है। इसीलिए दुर्खिम ने इसके नाम दिया है सामूहिक प्रतिनिधित्व। भी ऐसे विचार, मूल्य जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए व्यक्ति वो धीरे धीरे समूह में रहकर उनको सीखता है। दूसरा सिद्धांत जो हम करेंगे वो है चार्ल्स कूले का। चार्ल्स कूले ने एक पुस्तक लिखी थी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। अब इस पुस्तक 1902 में इस पुस्तक में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इसके सिद्धांत को आत्मदर्पण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आत्मदर्पण या स्वयं का आईना सिद्धांत का भी कहा जाता है। स्वयं के आईने का मतलब हुआ भी व्यक्ति समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है, भी समाज उसके बारे में क्या सोचता है, फिर उसी के अनुसार व्यक्ति है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब इन्होंने इसमें जो चार्ल्स कूले थे, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो समाजीकरण का सिद्धांत है उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो समाजीकरण अंतःक्रिया पर निर्भर है, और दूसरा हो गया प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण स्थान है। अंतःक्रियाओं का मतलब ये हुआ भी व्यक्ति जब दूसरे लोगों के संपर्क में आता है और उनके साथ जो अंतःक्रिया करता है या व्यवहार करता है, उससे उसके खुद के विचार, मनोभाव या आदतें हैं वो पनपती है। दूसरों के विचारों को देखकर, सुनकर, उसकी आदतों को देखकर अच्छी अच्छी आदतें उसमें पनपती है, जिससे उसका समाजीकरण होता है। और दूसरी बात इन्होंने कही, समाजीकरण प्राथमिक समूह का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक समूह कौन से होते हैं? परिवार, पड़ोस, खेल समूह आदि। तो इन्होंने कहा ये प्राथमिक समूह होता है, इससे बच्चे का सीधा संपर्क होता है, क्योंकि जैसे पड़ोसियों से सीधा संपर्क होगा, परिवार से सीधा, परिवार के सदस्यों से सीधा संपर्क होगा, और खेल में जो उसके साथी है उनसे सीधा संपर्क होगा। अब इनसे सीधा संपर्क होने से समाजीकरण कैसे होगा? जब इन लोगों के वो संपर्क में आएगा तो इनके साथ अंतःक्रिया करेगा, उनके साथ वो व्यवहार करेगा, उनके साथ व्यवहार करेगा जैसा उसे माहौल मिलेगा। पड़ोस अच्छा है, परिवार के सदस्यों, पारिवारिक मूल्य संस्कार अच्छे हैं, उसके खेल में के जो खिलाड़ी है, दोस्त है, वो अच्छे हैं, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा, अच्छी अच्छी आदतें बनेगी, अच्छे विचार बनेंगे, मनोभाव उनके अच्छे होंगे, तो इससे उसका समाजीकरण वो क्या होगा? उत्तम होगा। जैसे इन्होंने आगे क्या कहा है, इसमें कुल्ले है वो समाज रूपी द्रमण में क्या देखता है, उससे समाजीकरण कैसे होता है? तो उन्होंने पहला तो है, व्यक्ति देखता है भी समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, समाज या जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी बार फिर वो क्या सोचेगा भी दूसरे जो मेरे बारे में सोचते हैं उसके आधार पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मान लो दूसरे लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, तो फिर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्या मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ,
और तीसरी बात इन्होंने कही, मैं अपने बारे में सोचकर कैसे अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ। भी लोगों ने कहा मेरे बारे में भी अच्छा है, वो अच्छा सोचते हैं। फिर मैंने अपने बारे में सोचा भी मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, और फिर मैं अपने बारे में सोचकर भी खुद अपने बारे में सोचा भी जैसे लोग सोचते हैं वैसा मैं हूँ कि नहीं हूँ। यदि नहीं हूँ तो मैं वैसा बनने की कोशिश करता हूँ। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। भी जैसे एक बालक है घर में, उसको घर वाले लोगों ने कहा भी तू तो मूर्ख है, नालायक है। फिर उसके दोस्त पड़ोसियों ने भी कहा भी तू मूर्ख है, नालायक है। फिर उसके जो स्कूल टीचर्स है उन्होंने भी उसको कह दिया तू मूर्ख है, नालायक है। तो अब उसके बच्चे दूसरों के बारे में क्या सोचा, मूर्ख। अपने बारे में राय बन गई मूर्ख। और फिर वो क्या सोचेगा, मैं तो नालायक और मूर्ख क्यों। फिर उसका समाजीकरण वैसा ही हो जाएगा और व्यक्ति उसी के अनुसार व्यवहार करेगा, भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा। भी सभी लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं, तो उसकी आदत या मनोभाव है या विचार है उसी के अनुसार बन जाएंगे। तो इसमें यदि उसके बारे में सारे अच्छा सोचने लग जाएंगे तो वो अच्छा बन जाएगा। तो कूले ने समाजीकरण में क्या बताया, इसे स्वदर्पण या स्वयं का आईना का सिद्धांत दिया, जिसमें व्यक्ति है वो अपने आप को समाज रूपी आईने के अंदर देखता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड है जो क्या थे, ये मनोविश्लेषण के जनक थे। क्वेश्चन आ सकता है भी मनोविश्लेषण के जनक कौन थे, तो सिगमंड फ्राइड थे। अब सिगमंड फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें काम प्रवृत्तियों या लिबिडो को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। काम प्रवृत्तियों का मतलब इन्होंने ये समझाया है कि व्यक्ति के अंदर काम वासना, छोटे बच्चे के अंदर भी काम वासना होती है, लेकिन उसमें जो युवा व्यक्ति के अंदर काम वासना होती है वैसी काम वासना नहीं होती। अब वो भी अपनी काम वासना को शांत करना चाहता है, तो काम वासना को शांत कैसे करेगा, माँ की गोद में जाकर या दूसरे लोग उनको प्रेम करेंगे, उससे काम वासना उनकी शांत होगी। अब धीरे धीरे बड़ा होगा तो काम प्रवृत्तियाँ ये भी बढ़ती जाएगी। और जो लिबाडो है ये छुपी हुई काम वासना है। भी युवावस्था में जो काम वासना या यौन इच्छाओं की तृप्ति वो करना चाहता है, परंतु समाज के डर से, सामाजिक मूल्यों के डर से वो करता नहीं है। तो इस काम वासना जो काम ऊर्जा, ये ऊर्जा है शरीर की, इस ऊर्जा को वो किस में लगाएगा, फिर इस ऊर्जा को वो लगाएगा शिक्षा के अंदर, वैज्ञानिक खोजों के अंदर या दूसरी कलाओं के अंदर, नए नए सृजनात्मक कार्यों के अंदर लगाएगा, तो उसका विकास होगा। तो सिगमंड फ्राइड ने काम वासना को ही जो व्यक्ति के जो समाजीकरण उसका आधार माना है। अब सिगमंड फ्राइड ने मानव जो मस्तिष्क है उसके 3 भागों में बांटा है, अचेतन मन, चेतन मन और उपचेतन मन। अचेतन मन में कौन सा आएगा, भी जो हमारी कुछ इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को हम पूर्ति करना चाहते थे लेकिन सामाजिक मूल्यों के डर से पूर्ति नहीं कर पाए और वो दमित अवस्था में चलेगी, उनका दमन हो गया। चेतन मन में कौन सा होगा, जो सक्रिय, जैसे अब हमारा मन काम कर रहा है, वो चेतन मन है। प्रेजेंट टाइम में जो हम काम कर रहे होते हैं, जैसे हमें किसी ने आवाज़ लगाई हम तुरंत वहाँ पर पहुँच गए, वो चेतन मन होता है। उपचेतन मन ये होता है भी ये सुप्तावस्था में नहीं होगा, लेकिन चीज़ें एट टाइम हमारे माइंड में नहीं होगी, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो दिमाग में आ जाएगी। जैसे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, जैसे स्टडी कर रहे हैं, तो आपका चेतन माइंड काम कर रहा है। और कुछ एक चीज़ें जो बचपन में थी वो हमारे मन में थी और वो हम भूल गए। और उपचेतन का मन का मतलब ये हुआ, जैसे आप पेपर देने के लिए जो आप फट्टा यूज करते हो, वो पेपर फट्टा है वो आपने कहीं रख दिया, आपको ध्यान नहीं है कहाँ रखा है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो जैसे एग्ज़ाम टाइम में आपके ध्यान में आ जाएगा भी मैंने वहाँ रखा था। तो इसका मतलब वो सुप्तावस्था में नहीं गई, वो जब ज़रूरत पड़ी तो हमारे दोबारा चेतना में आ गई। आगे इन्होंने बताया कि जो ये सब है इसके 3 भाग इन्होंने बांटे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके समाजीकरण किस तरह से होता है उनका सार यहीं पर है। एक को इन्होंने इड कहा, एक को ईगो कहा और एक को सुपर ईगो कहा। जो इड है ये अवचेतन मन का प्रतीक है, ये अराजकता और अव्यवस्था है। यहाँ पर बहुत सारी काम, जैसे भूख प्यास नींद हमने लिखी हुई है, भूख प्यास नींद यौन आदि बहुत सारी काम वासनाएं होती है, इनकी वो पूर्ति करना चाहता है, लेकिन वो किसी भी सामाजिक नियमों को नहीं मानता। वो चाहता है भी बस किसी भी तरीके से मेरी इन इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। ये जो ईड है ये उसके अचेतन मन का प्रतीक है, जहाँ पर उसे चेतनता नहीं है, उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, उसे जो सामाजिक नियम है उनका ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ स्वार्थ की भावना है उसके अंदर भी मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है
उसे कोई खिलौना दिख गया तो उस खिलौने को वो तुरंत ले लेगा और झपटेगा दूसरों से भी, क्योंकि उसकी इच्छा है मैं इसे लूँ, तो वो किसी भी तरीके से उसको हासिल करना चाहेगा। तो वहाँ पर उसका इड काम कर रहा है। जो सामाजिक नियम, जैसे दूसरों से चीज़ छीनना बुरी बात है, लेकिन वो अच्छी बुरी चीज़ें वो यहाँ पर नहीं जानता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो ईगो है, ईगो बाहरी दुनिया से संबंधित है। ये जो इड है, ये बाहरी दुनिया को भी देख रहा है और आंतरिक दुनिया को भी देख रहा है। जब इड कोई गलत कार्य करता है तो ईगो है, इसमें नैतिकता के गुण हैं। ये इसको बताएगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये काम गलत है। उसको समझाने की कोशिश करेगा भी, जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब इन इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। और ईगो है, ये जो इड है ये घोड़े के समान है, तो ईगो एक सवार के समान है जो इसको सही दिशा देता है, उसको कंट्रोल करता है। अब हम, ये मीडिएटर है, मीडिएटर का मतलब बिचौला, बीच का है, किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में ये कड़ी का काम करता है। किस किस के बीच में, इड और ईगो के बीच, इड और सुपर ईगो के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो काम करता है ईगो। अब हम बात करते हैं सुपर ईगो की। तो सुपर ईगो है, ये परंपरा अहम है। इसमें आप देखिए सामाजिक मूल्यों, सामाजिक आदर्शों की का योग है। यहाँ पर सामाजिक मूल्य और सामाजिक आदर्श है वो बहुत अच्छे होते हैं, ये सामाजिक नियमों का पालन करता है। अब ईगो है, ये क्या काम करेगा, इड को इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, तो वो बात ये सुपर ईगो तक पहुँचाएगा। अब सुपर ईगो फिर क्या करेगा, इसको मनाने की कोशिश करेगा इड को। यदि इसने इड को मना लिया और सामाजिक नियमों के अनुसार उनकी इच्छाओं की पूर्ति करवा ली, तो इसका मतलब वो पूरी तरह से सामाजिक हो गया, सामाजिक प्राणी बन गया है। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसको। जैसे यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने काम वासना को ही आधार माना है। एक व्यक्ति के अंदर काम वासना, ये लिबाडो है, जीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है भी, लिबाडो क्या है, तो ये छुपी हुई काम वासना है। तो अब इसमें हम देखेंगे, जो एक एग्जांपल लेते हैं हमें कि किस तरह से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। भी एक व्यक्ति है जिसमें काम वासना बहुत अधिक है, वो अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। तो उसके अंदर इड है, वो क्या चाहता है, किसी भी तरह से मेरी यौन इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। इसका मतलब वो क्या करेगा, इसमें वो जैसे रेप या बलात्कार करेगा या अन्य इस तरह की घटनाओं में वो संलिप्त होगा। फिर ये ईगो है, ये नैतिकता के या सामाजिक मूल्यों को जानता है, ये इसको कहेगा भी आप ये गलत कर रहे हो, यह सामाजिक नियमों के खिलाफ है, यदि पकड़े गए तो मारे जाओगे आप। तो ये इसको समझाता है, ये इसको क्या कहता है भी, इन इच्छाओं की पूर्ति आप जब कोई न देख रहा हो तब कर लेना, या एकदम सुरक्षित आपको माहौल मिले तब कर लेना। ये भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सही दिशा ये भी नहीं दिखा पा रहा है। फिर ये बात पहुंचाएगा सुपर ईगो के पास। सुपर ईगो फिर ईड को क्या बताएगा भी, यदि आपको काम वासना की पूर्ति करनी है तो आप गलत तरीका मत अपनाइए, आप शादी कर लीजिए, और शादी करने से आप अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति कर लीजिएगा जो कि सामाजिक नियमों के अनुसार भी है। यदि इस बात से इड सहमत हो जाता है और वो ये बात मान लेता है और कोई गलत कार्य नहीं करता, इसका मतलब उसका पूरी तरह से सामाजिकरण हो गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सामाजिकरण व्यक्ति का, बालक का कब होगा, जिसके अंदर सुपर ईगो या पराअहम जितना अधिक होगा, उसका जो सामाजिकरण है उतना ही अधिक होगा, वो उतना ही सामाजिक बालक मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी दुकान से मिठाई खाने की इच्छा हुई, पैसे नहीं है पास में, तो वो क्या करेगा, ये इड क्या कहेगा, खा ले, उठा ले, मिठाई उठाकर भाग जा और खा लेना। सुपर ईगो क्या कहे, ईगो क्या कहेगा, ना 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 ना, गलत कर रहे हो आप, ये नहीं खानी। ये कब खाएंगे, या तो घर से पैसे ले आओ रिक्वेस्ट करके, या कहीं से कमा कर पैसे लाओ फिर खाना, या फिर ऐसे करना जब दुकानदार न देखे ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, तब उठा कर ले जाना, एकदम सुरक्षित माहौल मिले तब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। फिर ये बात जब नहीं मानेगा तो ये अपनी बात पहुंचाएगा सुपर ईगो के पास भी। ईगो है ना, वो ये काम कर रहा है। सुपर ईगो फिर इसको क्या बताएगा कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो करो, लेकिन चीज़ छीनना झपटना ये गलत बात है, नियमों के खिलाफ आप ऐसे करो, पैसे कमाओ या घर वालों से लेकर आओ, या जब पैसे होंगे तब इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। तो यदि ये उससे मान जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर वो बालक है वो समाजीकृत होगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। जैसे वो दामिनी
कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसमें 3-4 लड़कों ने एक लड़की के साथ रेप किया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जो वो लड़के थे, उन लड़कों के अंदर अब आप देखिए कौन सी चीज़ हावी थी, इड इड ईगो या सुपर ईगो। उसमें क्या था, इड हावी थी, यौन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते थे, लेकिन इड ने न तो मानी ईगो की और न वो सुपर ईगो से सहमत हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें समाजीकरण नहीं था, वो पूरी तरह से असामाजिक थे। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार क्या कहना चाहता है सिगमंड फ्राइड, कि समाजीकरण है वो सुपर ईगो यदि हावी होगा, सुपर ईगो यदि इड या ईगो को सहमत कर लेगा अपनी बात से, तो वो उसका समाजीकरण अधिक होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, मीड के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये एच मीड ने लिखी थी, हर्बर्ट मीड ने लिखी थी 1934 में। और इसी पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत को आई और मी या मैं और मुझे, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके से जो मीड का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को एक अन्य नाम, सामान्यकृत अन्य के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, सामान्यकृत अन्य सिद्धांत है, ये किसका है? तो एच मीड का है। अब इन्होंने दो बातें कही, एक तो मैं और एक मुझे। मैं का मतलब क्या है? इसका संबंध है व्यक्ति द्वारा दूसरों के बारे में किया गया कार्य। भी व्यक्ति दूसरों के लिए या दूसरों के प्रति क्या कार्य करता है, ये इसकी व्यक्तिगत धारणा है, भी वो स्वयं उसके प्रति क्या कार्य करता है, ये आई है। मी देखो क्या है, जब व्यक्ति ने काम किया तो दूसरों ने उस किए गए कार्य के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी, उसको अच्छा कहा या उसको गलत कहा या उस पर कोई रिएक्शन दी, जो प्रतिक्रिया देंगे उसके अनुसार व्यक्ति के आत्म या स्व का विकास होता है। और मीड ने मुझे को ही, जैसे सिगमंड फ्राइड ने ब्राहम को समाजीकरण माना था, इसी तरह से मीड ने मुझे को ही महत्वपूर्ण माना है, और इसी से इस आत्म का विकास होता है, जो कि समाजीकरण का आधार है। अब एक बात और देखिएगा आप, आत्म का मतलब शारीरिक तत्व नहीं है, बल्कि आत्म का मतलब क्या है? मानसिक तत्व है। आत्म का मतलब मानसिक तत्व है। और स्व का मतलब गर्व या घमंड नहीं है। यहाँ पर स्व का मतलब क्या होता है? व्यक्ति को अपने बारे में जानना, व्यक्ति को अपने बारे में जानना। तो यहाँ पर मीड क्या कहना चाहता है, भी जब कोई व्यक्ति एक कार्य करता है तो उस कार्य के प्रति दूसरों की क्या प्रतिक्रिया है, उसी के अनुसार अपने स्व का विकास या मानसिक विकास होता है, जिसको समाजीकरण कहा गया है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, भी एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा 3 या 4 साल का बच्चा है, वो उसके कोई गुड़िया या कोई खिलौना हाथ मिल जाएगा उसको, तो वो फिर उसको जैसे बड़े उस बच्चे के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही व्यवहार उस छोटे बच्चे के साथ वो करेगा, खिलौने के साथ करेगा। जैसे उस खिलौने को खाना खिलाना, या फिर उसको सुलाना, या फिर उसको झूले में झुलाना, या फिर उसको दूध पिलाने की एक्टिंग करना, जैसे उसकी मम्मा उसको दूध पिलाती है। लेकिन उसे पता नहीं है, वो उसे अपनी तरह ही मानता है, भी जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है। तो इस अवस्था में बच्चा है वो क्या है, भी वस्तुओं में या दूसरे व्यक्तियों में अपने में अंतर नहीं कर पाता। लेकिन बाद में जब कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि मैं उसके प्रति जो व्यवहार कर रहा हूँ या कार्य कर रहा हूँ, मैं उसके प्रति जो कार्य कर रहा हूँ, उसकी जो प्रतिक्रिया तो कोई आ ही नहीं रही है, फिर उसे पता चलता है कि ये मेरी तरह नहीं है, ये तो एक वस्तु है। तो इससे क्या हुआ, उसके आत्म या स्व का विकास हुआ, उसकी चेतना का विकास हुआ। और जब आत्म का विकास, चेतना का विकास हो जाता है, तो यही समाजीकरण कहलाता है। तो ये थे समाजीकरण के सिद्धांत। यदि आप में इसमें से किसी में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन का आप यहाँ पर ज़रूर जवाब दीजिएगा कि मनोविश्लेषण के जो जनक है वो कौन थे। थैंक्स।